नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती या सुपर टेट एग्जाम को लेकर के हम साइंस विषय का लगातार एंड नोट्स करा रहे थे, उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन भी करा रहे थे। वो सारी चीजें हो चुकी हैं। अब एक साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं 350, जिसमें अभी तक हम पिछला तीसरा पार्ट देख चुके हैं। यदि पिछला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। आज हम इसका पार्ट नंबर 4 देखेंगे, जहां पर हमारे प्रश्न नंबर 211 से लेकर 280 तक जो है वो चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के प्रश्न नंबर 211 से। प्रश्न आपका है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर या फिर जेम्स चैडविक? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं। आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो स्वर्ण पन्नी थी, इसका यूज करके परमाणु के नाभिक की खोज जो है वो की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 212 नंबर कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो इनमें से कौन सी है? आपको बताया था, चित्र भी दिखाया था कि जांग की हड्डी होती है, सबसे लंबी होती है, सबसे बड़ी भी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फीबर, टिबिया, फिबुला या स्टेपीज में से पहला ऑप्शन यानी कि फीमर सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी होती है जांग की, फीमर होती है। बस यही ध्यान रखना है। जो स्टेपीज ऑप्शन दिया था ये सबसे छोटी होती है। कर्ण में जो है आपको देखने को मिलती है, कान में देखने को मिलती है। कान में 3 हड्डियां होती है ना। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 213। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, लैक्टोमीटर या एनीमोमीटर? रक्तचाप मापने के लिए किसका यूज करते हैं? आंसर की बात करते हैं इन सभी ऑप्शन में से बी वाला ऑप्शन स्फेग्नोमैनोमीटर सही होगा। रक्तचाप मापने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन है जिसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? इसको सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा द्वारा संश्लेषित होने के कारण ही विटामिन डी को कहा जाता है सनशाइन विटामिन। तो विटामिन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन 215 है कि एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड, लिक्विड एमिटिंग डिस्प्ले, लाइट एनर्जी डिवाइस या लो एनर्जी डायोड? एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन ए वाला। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये हिंदी में इसका नाम है और ये इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है। 216 नंबर प्रश्न आपका है कि पेंसिल की जो लीड है उसको बनाने में किसका यूज किया जाता है? आपको याद होगा तो जितने भी कार्बन के अपर रूप थे उनकी बात हमने की थी, जिसमें आपको फुलरीन बताया था, हीरा बताया था, ग्रेफाइट बताया था। तो यहाँ पर पेंसिल की लीड की बात की गई है। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ग्रेफाइट। पेंसिल की लीड वास्तव में कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट से जो है वो बनी होती है। अगला प्रश्न 217 है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ओम, कुलाम या फिर वोल्ट? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है आपका ऑप्शन सी यानी कुलाम। विद्युत आवेश को मापने की मानक इकाई होती है कुलाम। कुलाम आपका यहाँ पर सही होगा। 218 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो लगभग कितना होता है? ये बताया था ना मैंने कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उससे अगर आपको बाहर निकलना है तो ये एक स्पीड चाहिए होगी मिनिमम 9.8, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 15 किलोमीटर प्रति या फिर 3 गुणे 10 की घात 8 करके। आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करने के लिए आवश्यक वेग चाहिए होता है। 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में आप जो है इतने स्पीड हासिल करेंगे तब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल पाएंगे। वैसे तो आपको पता है ना कि जब हम गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो हम कोई चीज ऊपर उछालते हैं तो वो पृथ्वी खींच लेती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, तभी तो कोई वस्तु नीचे गिरती है। तो अगला है किस गैस को शुष्क बर्फ कहा जाता है? ठोस ऑक्सीजन, ठोस नाइट्रोजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस अमोनिया? बताइए कौन सी गैस को शुष्क बर्फ की संज्ञा दी जाती है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सॉलिड CO2, इसको आमतौर पर शुष्क बर्फ जो है वो कहा जाता है। एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन या सोडियम? तो ये तो किसी का गलत नहीं होगा। आयरन की कमी से आपका होता है, बिल्कुल आपका ऑप्शन बी आयरन सही होगा। रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लौह तत्व आवश्यक होता है और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है।
अगला क्वेश्चन आपका है 221, गोइटर घेंगा रोग किस ग्रंथि की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है? पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड या फिर यकृत? जो घेंगा रोग होता है वो किसको प्रभावित करता है? आपको पता है ना कि अगर ऐड वगैरह देखा होगा दूरदर्शन वगैरह पे तो कहते हैं गले में सूजन आ जाती है, तो गले से संबंधित कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि होती है, तो यही इसी को प्रभावित करेगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि सूज जाती है जिससे घेंगा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 222 नंबर, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी जो है वो बनी होती है? प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड या फिर काइटिन? किसकी बात हो रही है? पादप कोशिका भित्ति को लेकर के। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा सेलुलोज की। पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है सेलुलोज। अगला क्वेश्चन 223 नंबर, रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने का क्या कारण होता है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन या फिर विवर्तन? मृग मरीचिका की घटना बहुत बार पूछी जाती है। रेगिस्तानी इलाकों में ऐसा दूर से जब देखते हैं ना तो लगता है कि पानी भरा हुआ है, तो ये एक्चुअल में पानी नहीं होता, वो एक प्रकार का भ्रम होता है जो कि प्रकाशीय घटना का एक कारण होता है। वो इनमें से कौन सा होगा? आंसर की बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो सही होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गर्म हवा की परतों के कारण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से मृग मरीचिका जो है वो बनती है, और ये जो है आपका इंग्लिश टर्म है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 224 नंबर, एल्यूमिनियम का अयस्क इनमें से कौन सा है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट या गैलेना? अयस्क मैंने आपको सारे इसलिए कहा था, जरूर याद रखिएगा, एक ना एक अयस्क से क्वेश्चन आ जाता है। एल्यूमिनियम के अयस्क में आपका बॉक्साइट आता है। एल्यूमिनियम मुख्य रूप से बॉक्साइट अयस्क से निष्कासित किया जाता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5 या 6 ऑप्शन में है। आपको मैंने बताया था मानव हृदय में जो है वो आपके ये रेड स्लैश करके जो लिखा है ना वो इंग्लिश टर्म है, तो आप इसको डबल मत समझिएगा। 4 कक्ष होते हैं, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 कक्ष में 2 अलिंद होते हैं और 2 जो है वो निलय होते हैं। 226 क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र है उसको क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं, अमीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं या पोटेंशियोमीटर कहते हैं? विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या नाम से जाना जाता है? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा अमीटर। परिपथ में विद्युत धारा को अमीटर के द्वारा मापा जाता है, जिसे हमेशा श्रेणी क्रम में रखा जाता है। आपको मैंने श्रेणी क्रम समांतर क्रम को लेकर के बताया भी था टॉपिक वाइज में, कि जब समांतर क्रम में आपको देखने को मिलेंगे जो भी आपके विद्युत धारा के अलग अलग मान है उसको आप हमेशा बटे के फॉर्म में जोड़ते हैं, यानी 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 करके। वहीं अगर श्रेणी क्रम में होंगे तो आपको डायरेक्ट जोड़ना होगा, यानी r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। कई ऐसे आपके परिपथ होते हैं जिसमें आपको दोनों का उपयोग करना होता है। तो जैसे मान लीजिए ऐसा कोई चित्र बना हुआ है जिसमें ऊपर आपके समांतर क्रम में है, ऊपर आपके श्रेणी क्रम में है और नीचे साइड आपका कोई श्रेणी क्रम की जगह सामने वाली वैल्यू दे रखी होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो उसी सीरियल में होंगे सबसे पहले उसमें आपको श्रेणी क्रम लगाना पड़ेगा, फिर जो आएगा परिणामी मान उससे फिर आप समांतर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस तरीके के भी आते हैं आपके न्यूमेरिकल टाइप के। 227 है, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कौन सा सही होगा? वाट, जूल, डायोप्टर या कैंडेला? तो आपका डायोप्टर सही हो जाएगा। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उसकी क्षमता कहते हैं, जिसका मात्रक डायोप्टर जो है वो है। 228 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सी लेंस का यूज किया जाता है? उत्तल, अवतल, बेलनाकार या द्विफोकसी? किसकी बात हो रही है? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया की बात हो रही है। कौन सा सही होगा? आपका बी वाला ऑप्शन अवतल लेंस सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना से पहले बनता है, इसे हम अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस से ठीक कर सकते हैं, और इसका अपोजिट जो होता है वो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, यानी दूरदृष्टि दोष की जब बात होगी। अगला क्वेश्चन 229 है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, पास्कल, जूल या हर्ट्ज? कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक की बात की जा रही है, आंसर हो जाएगा आपका जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। 230 नंबर क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, f/d होता है या ma होता है? इन दोनों में सही हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका एक स्थितिज का होता है और एक आपका गतिज का होता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला, हाफ mv स्क्वायर। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर होती है, जहां पर m आपका द्रव्यमान है, v आपका वेग है। ध्वनि तरंगों की बात करते हैं तो किस प्रकार की तरंगे होती हैं?
अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या इनमें से कोई नहीं। ध्वनि तरंगे किस टाइप की तरंगे होती हैं? आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि माध्यम के कण तरंग की दिशा के समानांतर जो है वो कंपन करते हैं। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, एम्पियर, वोल्ट या फिर वॉट? बताइए कौन सा सही होगा? विद्युत प्रतिरोध जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर हो जाएगा ओम, यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन। और चालक द्वारा धारा के प्रवाह में डाले गए अवरोध को हम कहते हैं प्रतिरोध, जिसका मात्रक होता है ओम। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है? कांच, पानी, हीरा या निर्वात? ये चीज मैंने आपको बताई थी पहले भी। ठोस में सबसे ज्यादा गति होती है। हीरा एक अकेला ठोस ऑप्शन में है, यही आपका आंसर सही होना चाहिए। पर यहाँ पर निर्वात दिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में प्रकाश पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, जब हम ध्वनि की बात करते हैं तब हमारा आंसर ठोस के साथ जाना है, क्योंकि ध्वनि में ठोस की गति सर्वाधिक होती है, उस कंडीशन में हीरा होगा। और अगर यहाँ पर प्रकाश की बात की जा रही है तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम से आवश्यकता से लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ निर्वात होगा। तो वैक्यूम आपका सही हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है 234 की ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? यहाँ पर देखिए ध्वनि पूछ लिया गया, वही चीज यहाँ पर हो जाएगी। मैंने बताया ठोस में सबसे ज्यादा होती है, ठोस या स्टील ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी ठोस हो जाएगा। ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ठोस में इसके कण सबसे पास होते हैं, और इसीलिए जो है इसमें सर्वाधिक होती है। मानव नेत्र में अगर बात करें तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है? कार्निया, प्यूपिल, रेटिना या फिर लेंस? कहां पर बनता है ये आपको बताना है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है? आंसर की बात करते हैं इन सभी ऑप्शन में से, तो आपका आंसर रेटिना हो जाएगा। मानव नेत्र में वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर जो है वो बनता है, तो रेटिना आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 236 नंबर की पीएच स्केल, इसका जो परास होता है वो कितना होता है? 1 से 10 होता है, 0 से 14 होता है, 1 से 100 होता है, या 0 से 7 होता है? पीएच स्केल आपको पता है ना कि आपकी 7 तक चलती है, आपका प्रकृति अलग, उसके बाद 7 के बाद अलग, 7 उदासीन, तो 7 के अकॉर्डिंग कौन सा होगा? बिल्कुल आपका 0 से 14 वाला सही होगा। पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है। 7 उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से अधिक है तो क्षारीय। 237 नंबर प्रश्न है कि खाने का जो सोडा है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है, NaSCO3 होता है, NaCl होता है, या NaOH होता है? कौन सा सही होगा? खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला कौन सा होता है? NaSCO3 आपका सही होगा। बेकिंग सोडा का सामान्य जो नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये बाई वर्ड से कई बार बताया भी है, और फॉर्मूला होता है NaHCO3। अगला क्वेश्चन है धावन सोडा को लेकर कि धावन सोडा जो है इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड है, या फिर आपका सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर आपका पोटेशियम नाइट्रेट है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आंसर की बात करते हैं तो धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ये जो 2 वाला है, H के बाद वाला, ये नीचे साइड रहता है। इसी प्रकार Na2 में भी ये 2 नीचे रहेगा, CO3 में भी 3 नीचे रहेगा, क्योंकि इसमें टाइप करने में एक सीरियल में लिख जाता है ना, इसलिए। तो सोडियम कार्बोनेट सही होगा, जिसे कहेंगे धावन सोडा। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इस किससे बनता है? चूना पत्थर से बनता है, जिप्सम से बनता है, संगमरमर से बनता है, या बॉक्साइट से बनता है? बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O, और इसको गर्म करने पर क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, CaSO4.12H2O। तो जिप्सम में 2H2O होता है, और जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसमें 12H2O होता है। यही मेन डिफरेंस होता है दोनों में, और बनता जो है वो जिप्सम से है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे। अगला कह रहा है कौन सी अधातु है जो कमरे के टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाई जाती है? पारा, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है। कौन सी अधातु या नॉन मेटल कमरे के तापमान पर अवस्था में रहती है? कौन से तरल अवस्था में? आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो सामान्य तापमान पर तरल होती है। धातुओं में अगर बात करें तो पारा तरल होता है, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा था? अधातु। तो जब भी आपसे अधातु पूछेगा तब ब्रोमीन के साथ जाएंगे, जब धातु पूछेगा
तो फिर आप उस कंडीशन में पारा के साथ जाएंगे। पारा जो है वो धातुओं में जो है वो तरल अवस्था में देखने को मिलता है। पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है, ट्रिक से बता चुके हैं पिताजी वाला, तो तांबा और जस्ता करके ये सही हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, भौतिक, ऑक्सीकरण या रासायनिक या अपचयन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये भी बताया लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन में जो है वो आएगा और ये आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। मतलब इससे पहले हमने एक क्वेश्चन कराया था लोहे पर जंग लगना, तो वहां पर ऑप्शन में केवल रासायनिक परिवर्तन था। अब यहाँ पर क्या ऑक्सीकरण भी करके पूछ लिया जाता है। ऐसे लिखा रहता है भौतिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीकरण के आधार पर भी आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन। तो लोहे का ऑक्सीजन और नमी से क्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और ये किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला है कि कौन सी गैस जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन, कौन सा सही होगा बताइए। कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। आंसर की बात करते हैं इन सभी ऑप्शन में से, आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी CaOH का होल ट्वाइस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ये आप प्रवाहित करते हैं तो फिर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनाइड बनता है और इससे क्या हो जाता है, ये दूधिया हो जाता है। तो चूने के पानी CaOH का होल ट्वाइस, इसका फॉर्मूला है चूने के पानी का, इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने से दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 244 नंबर कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या नाइट्रोजन। तो आपको पता है इनमें से आपका ऑप्शन नाइट्रोजन सही होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग होती है 78%, यही आपका यहाँ पर सही होगा। 245 क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं। परमाणु के नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं और इन्हें हम न्यूक्लियॉन के नाम से जो है वो जानते हैं। 246 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बात करें, लार्जेस्ट ग्लैंड की अगर बात करें तो वो कौन सी है, अग्नाशय है, थायराइड है, यकृत है या फिर पीयूष है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो इनमें से कौन सी है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यकृत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत या लिवर। क्या काम करती है, पित्त का निर्माण जो है वो करती है। 247 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन या श्वेत रक्त कणिकाएं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद लौह युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। तो यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, लौह युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण। 248 प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन है जो कि आपको पूछा गया है आपातकालीन हार्मोन के नाम से जो है वो जाना जाता है। इंसुलिन होता है, थायरॉक्सिन होता है, एड्रेनालिन होता है या एस्ट्रोजन होता है, बताइए कौन सा सही होगा। इसके अलावा जो भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिएगा और लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसका एक और पार्ट रह गया है क्योंकि आपके जो 350 क्वेश्चन चल रहे हैं उसका ये चौथा पार्ट चल रहा है, 5वें में क्वेश्चन हमारे समाप्त हो जाएंगे। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन। एड्रेनालिन की बात करें तो ये हार्मोन को हम क्या कहते हैं, लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। तो यही है आपका जो कि प्रश्न में पूछा गया था आपातकालीन हार्मोन को लेकर के। 249 प्रश्न है कि फलों को कृत्रिम रूप से अगर पकाना है तो कौन सी गैस का यूज करते हैं, मीथेन है, एथिलीन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करेंगे तो आपको कृत्रिम रूप से पकाना है तो इसके लिए एथिलीन गैस का यूज करते हैं। एथिलीन जो है एक गैसीय पादप हार्मोन होता है, यूज किया जाता है फलों को पकाने में, मुख्य भूमिका यही जो है वो निभाता है। एथिलीन जो है वो सही होगा। 250 नंबर प्रश्न है कि पौधों में भोजन का संवहन जो होता है ना वो किसके द्वारा होता है, जाइलम, फ्लोएम, कार्टेक्स या मज्जा। पौधों की बात हो रही है और भोजन की बात हो रही है तो आपका मैंने बताया था फा से फल, फा से फ्लोएम और जा से जल, जा से जाइलम। तो फ्लोएम सही हो जाएगा। पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों तक फ्लोएम जो है वो पहुंचाता है। 251 नंबर प्रश्न अगला है, अनुवांशिक यानी जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है, डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लैमार्क या ह्यूगो डी ब्रीज, कौन सा सही होगा।
अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके अनुवांशिकता के नियम दिए थे, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। 252 प्रश्न है कि डीएनए जो है इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, लुई पास्चर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है किसने दिया था? आंसर हो जाएगा वॉटसन और क्रिक ने। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना का मॉडल जो है वो दिया था। कब दिया था? 1953 में दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बताइए। राइबोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं या गोल्जी काय को कहते हैं? कौन सा सही होगा? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन माइट्रोकॉन्ड्रिया। श्वसन के दौरान एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण ही इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया आपका यहां सही होगा। 254 नंबर प्रश्न आपका है कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है, राइबोसोम करता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया करता है या रिक्तिका करती है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य इनमें से कौन करता है? आंसर की बात करेंगे तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा राइबोसोम बी वाला ऑप्शन सही होगा। कोशिका में राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, तो यही आपका काम जो है वो करता है। अगला क्वेश्चन 255 है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक या प्लास्टिड? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस या प्लास्टिड, कौन सा सही होगा? सुसाइडल बैग ऑफ सेल करके ऐसे क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर उसे नष्ट कर देते हैं, तो यही आपका हो जाएगा। 256 नंबर प्रश्न अगला देखते हैं कि ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? ओजोन लेयर कौन सी लेयर में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। 257 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसेस उत्तरदायी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और CO होती है, SO2 और NO2 होती है, O3 और CFC होती है, CH4 और NH3 होती है। इस तरीके से ऑप्शन है। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जो गैस उत्तरदायी होती है वो होती है SO2 और NO2। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बनाती है? सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल। तो ये आपको पूरी लाइन याद रखनी है, SO2 और NO2 आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 258 की जल प्रदूषण के मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले BOD इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बेसिक ऑक्सीजन डिमांड या बायोम ऑक्सीजन डिक्रीज? BOD आपको पता है जल में प्रदूषण की जब मात्रा वगैरह निकालते हैं ना उसके लिए यूज किया जाता है। आंसर कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होगा वो सही होगा। जल में मौजूद जो भी कार्बनिक कचरे होते हैं उनको विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीव द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को जो है ये कहते हैं BOD। 259 क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग जो होता है वो कौन से परजीवी से होता है? मलेरिया डिसीज इज कॉज्ड बाय विच पैरासाइट? एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, साल्मोनेला या रेट्रोवायरस? कौन सा सही होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है जिसका वाहक क्या होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। 260 नंबर प्रश्न है डेंगू ज्वर इसका जो वाहक मच्छर होता है वो कौन सा होता है? विच मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ डेंगू फीवर? मादा एनाफ्लीज, एडिस एजिप्टी, क्यूलेक्स या इनमें से कोई नहीं? तो डेंगू ज्वर की बात करेंगे तो मादा एडीज एजिप्टी सही होगा। डेंगू वायरस जो होता है वो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। एनाफ्लीज अलग है, एजिप्टी अलग है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण की जागरूक के लिए। 262 प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है? बहुदिशीय होता है, एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है या चक्रिक होता है? हाउ इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम? मल्टी डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, साइक्लिक? तो आंसर हो जाएगा एक दिशीय होता है। ऊर्जा हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन 263 है लिंडमैन का 10% नियम किससे संबंधित है?
तो जल चक्र, ऊर्जा का स्थानांतरण, जनसंख्या वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग। एक क्वेश्चन लिंडमैन का हमने पहले भी कराया था, पर वहां पर ऑप्शन बदले हुए थे, वहां पर पूछने का तरीका दूसरा था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। 264 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था, 71, 72, 73 या 80। तो आपका 1973 जो है वो सही हो जाएगा, बाघों के संरक्षण के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध इनमें से किससे है, जल संरक्षण, वन संरक्षण, वायु प्रदूषण या मृदा संरक्षण। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर बी यानी वन संरक्षण। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन 266, मनुष्य के जो वृक्क होते हैं, किडनी होती है, इसकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एलियावोली या फिर आपका विलाई। ये हम सब चित्र से डिटेल में एक एक चीजें ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो आप आसानी से आंसर जो है वो बता ले जाएंगे। बताइए कौन सा सही होगा कि मनुष्य के वृक्क की कार्यात्मक इकाई जो है वो क्या होती है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि नेफ्रॉन। वृक्क में रक्त को छानने और मूत्र बनाने का कार्य कहाँ होता है, नेफ्रॉन जो है ये करता है, तो यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 267 है कि तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई जो है वो क्या है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, साइटोन या मस्तिष्क। अब यहाँ पर नर्वस सिस्टम को लेकर के पूछा गया है। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 268 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिए कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। तो आपको बताना है सेरिब्रम होगा, सेरिबेलम होगा, हाइपोथैलेमस होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा होगा। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन सभी ऑप्शन में से हाइपोथैलेमस आपका यहाँ पर सही होगा। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस शरीर का टेम्परेचर हो गया, भूख हो गया, प्यास हो गया, इसको नियंत्रित करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस जो है आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में 300 होती हैं, जुड़ करके ये आपकी 206 हो जाती हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी है, बेरी है, स्कर्वी है या रिकेट्स है, कौन सा रोग होता है विटामिन सी से, आंसर हो जाएगा स्कर्वी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से मसूड़ों से खून आना, स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन 271 देखते हैं कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, थायमीन, नियासिन या फिर बायोटिन। कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन सभी ऑप्शन में से, तो आंसर हो जाएगा थायमीन। विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं और जिसकी कमी से क्या होता है, बेरी रोग जो है वो होता है। इसकी तो ट्रिक भी बताइए आपको ना, उससे भी आप याद रखिएगा सारे जितने भी रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन 272 है कि मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन जो है वो करता है, कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एंटरिंग द ह्यूमन आई। तो ये आपसे पूछा गया है, कार्निया करती है, आइरिस या रेटिना या लेंस। व्हाट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका परितारिका या आइरिस सही होगा। आइरिस जो होती है वो पुतली यानी प्यूपिल के आकार को छोटा या बड़ा करके जो भी आंख में प्रवेश करता है प्रकाश, उसकी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम आइरिस के द्वारा जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव की सबसे छोटी हड्डी तो बता चुके हैं आपकी कहाँ होती, नाक, कान, आंख और पैर, ऐसे करके ऑप्शन है, कान में होती है और मध्य कान में होती है, कान में भी मध्य कान में, स्टेपीज जो है इसका नाम है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 274 नंबर कि टाइफाइड रोग की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट, विडाल टेस्ट या फिर ईसीजी या फिर ईईजी। टाइफाइड रोग के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका विडाल टेस्ट होगा। टाइफाइड जो होता है वो होता है किससे, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है और इसका पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो ये आपका साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से टाइफाइड आपका होता है। अगला क्वेश्चन है 275 कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? आंसर की बात करेंगे तो रासायनिक ऊर्जा सही होगा। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का उपयोग करके पौधे क्या करते हैं, उसे रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में जो है वो संचित करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की जो पिच होती है वो किस पर निर्भर करती है? आयाम पर यानी एम्पलीट्यूड, आवृत्ति पर यानी कि फ्रीक्वेंसी, तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ, वेग यानी कि वेलोसिटी। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स। अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा जो भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हों या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हों या फेसबुक से, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, कमेंट में भी लिंक मिल जाएगी, अवश्य जुड़ जाइएगा। और जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो आया सुपर डेट से रिलेटेड वो आप तक पहुंचता रहे। आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति। तो कहेंगे आप कि ध्वनि का तीखापन या भारीपन जो होता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर डिपेंड करता है। उच्च आवृत्ति होगी तो उच्च पिच होगी। आवृत्ति यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कौन सा टेम्परेचर है जिस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री, 100 डिग्री, 4 डिग्री या -4 डिग्री? कौन सा सही होगा? और इससे पहले के हम साइंस के कई वीडियो ऑलरेडी करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में वो सारी चीजें आप देख सकते हो। करंट अफेयर भी हम लगातार सुपर टेट को लेकर के भी करा रहे हैं, तो वो भी आप थोड़े थोड़े टॉपिक करा रहे हैं इसलिए, ताकि एक साथ बहुत ज्यादा ना हो, तो आप उसको डेली डेली याद करते हुए चलिएगा। आंसर की बात करें तो जल का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। जल का असामान्य प्रसार होता है जिसके कारण 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन 278 है कि रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी, इसकी खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी, हेनरी बैक्वेरेल या फिर रदरफोर्ड या नील्स बोर? कौन सा सही होगा? रेडियो धर्मिता की खोज या रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? आंसर आपका हो जाएगा हेनरी बैक्वेरेल। हेनरी बैक्वेरेल ने 1896 में यूरेनियम लवणों से रेडियो धर्मिता की खोज जो है वो की थी। तो नाम क्या हो जाएगा? हेनरी बैक्वेरेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट, ये वाला लास्ट क्वेश्चन क्या सेकंड लास्ट होगा, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो 279 क्वेश्चन है, पेनिसिलिन जो कि पहली एंटीबायोटिक थी, इसकी खोज किसने की? लुई पास्चर ने की, एडवर्ड जेनर ने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, रॉबर्ट कोच ने किया? कौन सा सही होगा? और जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं लास्ट में, कमेंट में हम आंसर उसके देखते हैं, तो लगभग लोगों के क्वेश्चन उसमें आंसर सही सभी के देखने को मिल रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि आप पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा है, ताकि जब भी नोटिफिकेशन वगैरह चीजें आए तो आप पहले से तैयार रहें। तो पेनिसिलिन की बात करें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम, ये कवक था, तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन की खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, 1928 में की थी। अब लास्ट वाला क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। सभी लोग कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कौन सा इसमें से सही होगा। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि जीव विज्ञान में सेंट्रल डोगमा, इसका जो सिद्धांत है वो किसने जो है वो प्रस्तुत किया था? पहला ऑप्शन है जेम्स वॉटसन ने, दूसरा ऑप्शन है आपका फ्रांसिस क्रिक ने, तीसरा ऑप्शन है आपका चार्ल्स डार्विन ने, और चौथा ऑप्शन है आपका ग्रेगर मेंडल ने। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो आपका ऑप्शन सही होगा। सेंट्रल डोगमा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि हु प्रपोज टू द थ्योरी ऑफ सेंट्रल डोगमा इन बायोलॉजी? जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, चार्ल्स डार्विन या ग्रेगर मेंडल? तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। एक पार्ट और रह गया है। ये हमने जो क्वेश्चन कराए ना 280 तक हो गए, यानी अगला आखिरी पार्ट जो आएगा अगला, उसमें हमारे 350 क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम किसी और अन्य टॉपिक की तरफ जो है वो प्रस्थान करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, कोई सुझाव हो तो अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा, आपके लाइक से, शेयर से, आपके कमेंट से मोटिवेशन हमें मिलता है, तो अच्छा अच्छा कमेंट भी लिख दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक से नहीं जुड़े तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक मिल जाएगा, अवश्य जुड़ जाइएगा। तो अभी के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी बचे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।